नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों में सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर से लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई पुलिस विभाग की बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की ये बड़ी बैठक बुलाई है और सभी जिलों के कप्तान, वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि 5 कालिदास मार्ग आवास से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, सीएम योगी ने बुलाई पुलिस विभाग की बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे। नीलेश, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस विभाग की ये बड़ी बैठक इस वक्त बुलाई गई, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाए। हाल फिलहाल में अगर हम कानपुर और गोरखपुर की घटनाओं को देखें, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर दिखाए थे। कल डीजीपी और एडीजीएलओ को तलब किया था और उनको लोक भवन में बुलाकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हालचाल जाना था। आज की बात करें तो शाम 7 बजे कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री का जो आवास है, वहां पर शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जितने भी कप्तान हैं और आला अधिकारी हैं, जिनके जिम्मेदारी पर मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त तेवर में है। जिस तरीके से उन्होंने आज ये बैठक बुलाई है, कहीं ना कहीं जब 7 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी तो अधिकारियों को साफ सुथरे निर्देश दिए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी जिला हवाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासतौर पर जब थाने में कोई फरियाद लेकर जाता है, अगर उसकी फरियाद नहीं सुनी गई और उसकी शिकायत आला अधिकारियों से होती है तो सीधी कार्रवाइयों का दौर देखने को मिलेगा। तो 7 बजे जब ये बड़ी बैठक होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री का प्रयास है कि लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आश्वस्त महसूस करें और उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो। तो सबसे जो जरूरी कड़ी है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई दुर्घटना होती है तो घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। तो ऐसे में पुलिस के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आम जनता को न्याय दिला और आम जनता के साथ खड़ी रहे। तो जब 7 बजे बैठक होगी तो तमाम मुख्य दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि जब 7 बजे ये बैठक होगी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो जिले के कप्तान है उनको सख्त निर्देश देंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री आवास से तमाम जगहों पर कॉल किया गया, एडीजी के कार्यालय से कॉल किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि जो जिले के कप्तान है वो जो सीयूजी नंबर है वो खुद उठाएंगे। ऐसे में 11 जनपद ऐसे मिले थे जो पूरी तरीके से फेल हो गए थे। कई बार उनको फोन किया गया लेकिन फोन नहीं उठा। तो ऐसे में जब अगर सरकारी बड़े दफ्तरों से कॉल किया जा रहा है कप्तानों को, वो उनका कॉल नहीं उठ रहा, तो ऐसे में आम जनता को समस्याओं को कैसे खत्म किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर ये अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ करेंगे। तो 7 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कप्तानों के साथ बैठक होगी, जिसमें साफ तौर पे ये दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर कोई भी अधिकारी सीयूजी नंबर नहीं उठाता है तो कार्रवाई उसके ऊपर निश्चित होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो उनका काम है उसे ईमानदारी के साथ करें और वरना कार्रवाई की जा सकती है। नीलेश, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रदेश की बेटियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। दरअसल बेटियों को शिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। 2 बहनें साथ पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ करें स्कूल, ये आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, संबंधित विभाग एक छात्रा की ट्यूशन फीस देगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और इस योजना से जरूरतमंद बच्चा छूटने नहीं पाएगा। यानी कि अगर किसी भी विद्यालय में 2 बहनें एक साथ पढ़ रही हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा परिवार के ऊपर ज्यादा ना पड़े, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया। और ऐसे में बच्ची सिर्फ एक ही बच्ची का जो फीस है वो ली जाएगी, एक बच्चे की फीस माफ की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता का नीलेश, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या कुछ ये पूरी योजना है और कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर जो बच्चियां हैं प्रदेश की उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। योगी आदित्यनाथ 2017 से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो
बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इससे पहले भी तमाम बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाएं चलाई, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हो या उनको जी। शिक्षित करने का मामला हो। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा आदेश दिया है कि अगर किसी परिवार की दो बेटियां एक साथ एक स्कूल में पढ़ रही हैं तो एक बेटी की फीस का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी पहल मानी जा सकती है, खासतौर पर ग्रामीण अंचल से आने वाले उन मध्यम वर्गीय परिवारों की जो अपने दो बेटियों का खर्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते समय नहीं उठा सकते, इसके कारण उनकी जो पढ़ाई होती है वो अधर में लटक जाती है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी पढ़ाई के खर्चे को उठाने का जो बीड़ा उठाया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में अभी भी देखा जाता है कि महिला और बच्चियों को लड़कों के समान दर्जा नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उनके लिए आगे आए हैं और देखना होगा कि आने वाले समय में जब ये योजना धरातल पर लागू होगी और एक बच्ची का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी तो कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं वो और भी ज्यादा निकलकर आगे आएंगी और उत्तर प्रदेश और देश का विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। तो काफी बड़ी जो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लागू की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समय समय पर समीक्षा करेंगे कि कैसे धरातल पर व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, कैसे बेटियों को शिक्षा दी जा रही है, क्या वाकई में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है वो उसका पालन हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत और जरूरी जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खासतौर पर महिलाओं और बच्चियों के विकास बिल्कुल नीलेश, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो एक बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ जो अभियान लगातार चल रहा है उसके और बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। तो योगी सरकार की तरफ से ये फैसला इस वक्त लिया गया है कि अगर किसी परिवार की दो बच्चियां एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं तो फीस सिर्फ एक ही बच्ची की ली जाएगी। 2 अक्टूबर का दिन है के दो महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं, पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी। आज 2 अक्टूबर का दिन है, देश के दो महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं, पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। और आज ये हम इस आयोजन में होते हुए देख रहे हैं। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। आपके गांव की जानकारी उस पर होगी। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस फ्रेमवर्क से वाटर क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। गांव के लोग भी
इसकी मदद से अपने यहां के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। साथियों, इस वर्ष पूज्य बापू की जन्म जयंती हम आजादी के अमृत महोत्सव के इस महत्वपूर्ण कालखंड में साथ साथ मना रहे हैं। एक सुखद एहसास हम सभी को है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए देशवासियों ने निरंतर परिश्रम किया है, अपना सहयोग दिया है। आज देश के शहर और गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। करीब करीब 2 लाख गांवों ने अपने यहां कचरा प्रबंधन का काम शुरू कर दिया है। 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का भी फैसला लिया है। लंबे समय तक उपेक्षा की शिकार रही खादी, हैंडीक्राफ्ट, इसकी बिक्री भी अब कई गुना ज्यादा हो रही है। इन सभी प्रयासों के साथ ही आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। आत्मबल। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े। गुजरात में अपने लंबे सेवा काल के दौरान मुझे ग्राम स्वराज के विजन को जमीन पर उतारने का अवसर मिला है। निर्मल गांव के संकल्प के साथ खुले में शौच से मुक्ति, जल मंदिर अभियान के माध्यम से गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित करना, ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना, तीर्थग्राम योजना के तहत गांव में दंगे फिसाद के बदले में सौहार्द को प्रोत्साहन देना, ई ग्राम और ब्रॉडबैंड से सभी ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी, ऐसे अनेक प्रयासों से गांव और गांव की व्यवस्थाओं को राज्य के विकास का मुख्य आधार बनाया गया। बीते 2 दशकों में गुजरात को ऐसी योजनाओं के लिए, विशेषकर पानी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी अनेकों अवार्ड भी मिले हैं। साथियों, 2014 में जब देश ने मुझे ये नया दायित्व दिया तो मुझे गुजरात में ग्राम स्वराज के अनुभवों का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का अवसर मिला। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना, इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ
जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ग्राम स्वराज को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण जल जीवन मिशन और पानी समितियां भी है। साथियों, हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लेने के लिए मीलों मीलों दूर चलकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में गांव का नाम लेते ही ऐसी ही कठिनाइयों की तस्वीर उभरती है, लेकिन बहुत ही कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता? मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। 2 अक्टूबर का दिन है, इसके 2 महान सपूतों को हम बड़े गर्व के साथ याद करते हैं, पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही करते रहे। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं, जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। हमने ना सिर्फ लोगों तक, किसानों तक पानी पहुंचाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भूजल स्तर बढ़े। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। आज जो नतीजे हमें मिल रहे हैं वो हर भारतीय को गर्व से भर देने वाले हैं। आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को
पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। वो अपने समय का सदुपयोग अपनी बेहतरी, अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने रोजगार पर उसको शुरू करने में कर पाएगी। भाइयों और बहनों, भारत के विकास में पानी की कमी बाधा न बने, इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हैं। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में न लगा पाए, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हम नहीं होने दे सकते। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर अपना काम जारी रखना होगा। आजादी के 75 साल बहुत समय बीत गया। अब हमें बहुत तेजी करनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत ना आए। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है। वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। हमने देखा है कई जगह नल से पानी गिरता रहता है, लोग परवाह नहीं करते। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रात में नल खुला छोड़कर उसके नीचे बाल्टी उलटकर रख देते हैं। सुबह जब पानी आता है, बाल्टी पर गिरता है, तो उसकी आवाज उनके लिए मॉर्निंग अलार्म का काम करती है। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया भर में पानी की स्थिति कितनी अलार्मिंग होती जा रही है। मैं मन की बात में भी अक्सर ऐसे महानुभावों का जिक्र करता हूं जिन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया हुआ है। ऐसे लोगों से भी सीखा जाना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रयोग होते हैं, उसकी जानकारी हमें अपने गांव में काम आ सकती है। आज इस कार्यक्रम से जुड़ी देश भर की ग्राम पंचायतों से भी मेरा आग्रह है, गांव में पानी के स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जी जान से काम करें। बारिश के पानी को बचा रखकर घर में उपयोग से निकले पानी का खेती में इस्तेमाल करके कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देकर ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। साथियों, देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषित पानी की दिक्कत है। कुछ क्षेत्रों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में हर घर में पाइप से शुद्ध जल पहुंचना वहां के लोगों के जीवन को मिले
सबसे बड़े आशीर्वाद की तरह हैं। एक समय इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार से प्रभावित देश के 61 जिले में, 60 से अधिक जिले में नल कलेक्शन की संख्या सिर्फ 8 लाख थी। आज ये बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हो गई है। देश को जो जिले विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए थे, जिन जिलों में विकास की एक अभूतपूर्व आकांक्षा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर हर घर जल पहुंचाया जा